एक टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ और इस हादसे में उसकी एक टांग टूट गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का 2 लाख बताया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान हुआ। अपनी टैक्सी फरोख्त करने के बारे में सोचा तो बीवी ने कहा कि टैक्सी मत फरोख्त कीजिए क्योंकि ये हमारी आमदन का जरिया है। टैक्सी ड्राइवर की बीवी ने पैसे जमा करने की तरकीब सोची। औरत ने अपने शौहर के कपड़े पहने, नकली मूछ दाढ़ी लगाकर मर्दाना रूप धार कर टैक्सी चलाने लगी और एक दिन का 30,000 रुपए कमाने लगी। उसके शौहर को शक हुआ कि एक दिन में इतनी कमाई कैसे मुमकिन है, जबकि मैं तो एक दिन में 2 से 3 हजार रुपए ही बचा पाता था। अगले दिन उसका शौहर टैक्सी की डिग्गी में छुपकर बैठ गया। उसकी बीवी ने गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद 20 मिनट की मसाफत तय करने के बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और फिर गाड़ी से उतरकर एक गटर का ढक्कन खोला और फिर मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। घर में मेरे अलावा मेरी बीवी और वालिदा थी। टैक्सी की कमाई से घर का सर्कट बेहतरीन तरीके से चल रहा था। खुदा का लाख लाख शुक्र है, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ बहुत मासूम और भोली भाली सी थी। दुनियादारी की ऊंच नीच से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी, लिहाजा शादी के बाद मेरी बीवी ने घर संभाल लिया। मेरी माँ भी खुश थी कि चलो बहू मुझसे ज्यादा काबिल है, घर का निजाम चला रही है। कभी उसने मेरे सामने मेरी बीवी की शिकायत तक ना की। मैं इस लिहाज से बहुत खुशनसीब था। चलो सास बहू में इत्तेफाक तो था, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि सास बहू के झगड़े इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और बेसुकूनी पैदा करते हैं, और ये बेसुकूनी ही घर की बर्बादी का सबब होती है। मेरे कई ऐसे टैक्सी ड्राइवर दोस्त थे जो सास बहू के झगड़े में बर्बाद हो चुके थे, बल्कि उनमें से तो एक ऐसा भी दोस्त था जिसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया। वो हर वक्त इन झगड़ों से तंग आ चुका था। एक दिन घर में झगड़ा हुआ तो सुबह सुबह ही झगड़ा देखकर उसने टैक्सी स्टार्ट की। फिर दिमागी तौर पर बिल्कुल पुरसुकून नहीं था, जानबूझकर अपनी गाड़ी एक ट्रक में ठोक दी और जिंदगी की बाजी हार गया। खानदान वाले भी मेरी बीवी की बड़ी तारीफें करते थे। मैं सुबह सुबह ही टैक्सी लेकर निकलता और शाम को घर वापस आता। मेरे काम की नौयत ही कुछ ऐसी थी कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधी रात हो जाती थी। बीवी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि आधी रात से पहले घर वापस आ जाया करेगा, क्योंकि घर में हम सिर्फ 2 औरतें होती हैं, कोई मर्द नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में हमें परेशानी का सामना रहता है। मैं दिन रात की अनथक मेहनत से बस इतना ही कमा पाता कि घर का खर्च आराम से पूरा हो रहा था। अगर घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाता तो मेरी बीवी अपने तरीके से जो पैसे उसने बचाए हुए थे उससे मैनेज कर लेती थी, और बीवी की ये खूबी मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि मुझ पर कभी बर्डन नहीं आया। मेरी बीवी में हर किस्म की खूबी थी, सिवाय ये कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। हम पठान लोग थे और मेरी माँ और मैं गोरी रंगत के मालिक थे, लेकिन मेरी बीवी सांवली रंगत की थी। लेकिन उसका किरदार ऐसा था कि कभी मुझे उसके खूबसूरत ना होने का ऐब नजर न आया। एक दिन सुबह सुबह मैं गाड़ी लेकर निकला तो मेरी टैक्सी से किसी बस की टक्कर हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। पता चला कि एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो चुका था। रोड पर जमा लोगों ने मुझे वहां से उठाया। बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल ले गए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारी टैक्सी की बुरी हालत है। मैंने देखा कि मेरी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी एक टांग टूट चुकी है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि टांग के टूट जाने का मतलब यही था कि मैं कुछ महीने के लिए टैक्सी नहीं चला सकता था, और टैक्सी की हालत भी बहुत खराब थी। जो लोग मुझे अस्पताल लेकर आए थे वही मुझे अपने घर छोड़कर गए। वो लोग बहुत अच्छे थे। उनका एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनको देखकर मुझे आज भी इस बात का एहसास हुआ कि ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है। बीवी ने जब मेरी हालत देखी तो रोने लगी। उसके अलावा रिश्तेदार आने लगे। सबको इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वाहिद घर का कमाने वाला शख्स था और वो भी अब अपनी बीवी और माँ का मोहताज हो चुका है। मेरे इलाज में घर में जितना पैसा था आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और फिर 1 महीने के अंदर घर खाली हो चुका था।
बीवी ने अपने जेवरात फरोख्त करके वो रकम मेरे इलाज पर लगाई और उसके बाद बाकी जो रकम बच गई उससे गाड़ी की मुरम्मत वगैरह हो गई। एक दिन मेरी बीवी मेरे पास आई और ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। बीवी मुझसे कहने लगी कि आप ऐसे ही अगर घर में रहे तो हमारे लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे, लिहाजा जब तक आप घर में हैं मैं ही टैक्सी चलाया करूंगी। बीवी की ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आया। सोचने लगा कभी कभी हालात ऐसे भी बन जाते हैं जिसके बारे में इंसान सोचता नहीं। मैंने बीवी से कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे कर्ज ले लूंगा। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता वो कर्ज हमारे लिए काफी होगा। मगर मेरी बीवी ने बार बार इस बात का इसरार किया कि आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं गाड़ी चलाना जानती हूँ और आप इस बारे में आगाह हैं। मैंने बीवी से कहा कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे घर की इज्जत बाहर सड़कों पर टैक्सी चलाए। तुम जानती हो कि हमारे खानदान में ये बात कभी नहीं हुई, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बीवी मुझसे कहने लगी कि लोगों की बातों को तो आप छोड़ ही दें, आप खुद अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले तो मैंने काफी जिद की, लेकिन जब नौबत फाकों तक आ पहुंची तब मजबूरन मुझे अपनी टैक्सी अपनी बीवी के हवाले करनी पड़ी। मेरी बीवी ने मेरा मर्दाना लिबास पहना, उसके अलावा अपना चेहरा इस तरह ढांप लिया जिस तरह मर्द ढांपते हैं। किसी भी एंगल से कोई शख्स ये मालूम नहीं कर सकता था कि वो औरत है। कद वैसे भी उसका बहुत अच्छा था। यूं किसी औरत का घर से बाहर निकलना मेरे लिए काफी परेशान कुन था, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत पामाल ना करे ये बात मुझे बार बार सताती थी, क्योंकि आजकल के हालात तो वैसे भी बहुत ज्यादा खराब थे। जब वो पहले दिन घर से बाहर टैक्सी लेकर निकली थी उस वक्त मेरी अजीब हालत थी, बहुत ज्यादा परेशान था। सारा दिन बीवी के बारे में तड़पता रहा। शाम को जब वापस लौटी तो मेरी जान में जान वापस आई। पहले दिन वो काफी मायूस कुन हालात में घर वापस आई थी। उसके हाथ में 1000 का नोट था। कहने लगी मुझे रास्तों के बारे में इल्म नहीं, लिहाजा हमें करीबी इलाके में ही टैक्सी लेकर जानी पड़ी। उसने कपड़े तब्दील किए, मुंह हाथ धोया, काफी थक चुकी थी। माँ खाना लेकर आई, खाना खाते ही वो सो गई क्योंकि बहुत ज्यादा थकी थी। बीवी की ये हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीवी को मेरी वजह से कभी ये काम भी करना पड़ेगा। उसके अलावा डॉक्टर ने भी हड्डी का ऑपरेशन बताया था। मेरी महंगी दवाइयों का खर्चा भी वो उठा रही थी। इन हालात में मैं ऑपरेशन तो नहीं करवा सकता था क्योंकि घर में कोई बचत नहीं हो रही थी। डॉक्टर के मुताबिक मेरा ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन में ताखीर की गई तो टांग में इन्फेक्शन हो सकता है, बाद में टांग काटनी भी पड़ेगी। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस तरह तो मैं मुस्तकिल माजूर हो जाता। 2 माह गुजर चुके थे लेकिन किसी किस्म की बचत नहीं हो रही थी। कभी वो 1000 लेकर आती, कभी 1200 तो कभी 800, बस इससे ज्यादा वो नहीं कमा रही थी। वो इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसका ताल्लुक भी इस शहर से नहीं था, ये उसका आबाई शहर नहीं था। अक्सर औकात वो मुझसे पूछती थी कि कौन से इलाके में कितना किराया है, कितने मील तय करने के बाद कितना किराया लूं। फिर अचानक एक दिन मुझसे कहने लगी कि दिन की कमाई में पैसा इकट्ठा करना मुमकिन नहीं, अगर आप मुझे रात को टैक्सी चलाने की इजाजत दें तो शायद कुछ पैसे जमा कर सकूं, पर आपका ऑपरेशन मुमकिन हो सके, इसके अलावा मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। इस बात की इजाजत भी मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता था। शुरू में मैंने इस बात का इनकार किया और कहा कि चाहे सारी जिंदगी मेरा ऑपरेशन ना हो, लेकिन मैं तुझे इस बात की इजाजत कभी नहीं दूंगा कि तुम रात के वक्त घर से बाहर टैक्सी चलाओ। लेकिन उसने फिर जिद की और डॉक्टरों की वो रिपोर्ट मुझे दिखाई जिसमें लिखा था कि ज्यादा देर तक ऑपरेशन न किया गया तो टांग काटने का भी खदशा है। हालात को देखते हुए मैंने बीवी को इस बात की इजाजत दे दी। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सारा दिन टैक्सी चलाना कोई आसान मामला नहीं था। मैं खुद इस बात से वाकिफ था। दिन ब दिन उसकी सेहत खराब हो रही थी। इन हालात को देखते हुए मेरी माँ नमाज में मेरे लिए दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मुकम्मल सेहत दे ताकि ये घर की कफालत कर सके। अब मेरी बीवी सुबह घर से निकलती
तो रात 11 बजे वो टैक्सी चलाती रहती और तकरीबन 12 बजे के करीब वो घर वापस आती थी। मेरे लिए फल फ्रूट भी ले आती थी, इसके अलावा मेरी दवाइयां भी ले आती। एक रात तो गजब हो गया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। रात के 2 बज चुके थे लेकिन वो घर वापस न आई। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, बेकसी की हालत में कभी घर के बैरूनी दरवाजे पर जाता तो कभी वापस आ जाता। अंदर से बहुत बेचैन था। मेरी माँ जाए नमाज पर बैठी उसके लिए दुआएं कर रही थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो इतनी लेट आती। 2 महीने हो चुके थे टैक्सी चलाते हुए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वो 10-11 बजे घर वापस आ जाती थी। दिमाग में कई किस्म के खदशात विश्व से आ रहे थे। कहीं किसी ने उसकी शनाख्त तो नहीं पकड़ ली कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत है। कहीं किसी ने उसकी टैक्सी छीन तो नहीं ली, खुदा ना खास्ता उसकी इज्जत खतरे में ना हो, कोई मार कर गाड़ी ना ले जाए। इस किस्म के ख्यालात मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। फिर अचानक मुझे अपनी टैक्सी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो मेरी जान में जान आई। उसके बाद मेरी बीवी टैक्सी से उतरी। उसने अभी भी मर्दाना लिबास पहना था, मुंह पर कपड़ा लिपेट रखा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी? वो कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं उसके कमरे में गया। मैंने उसे बात करने की मोहलत नहीं दी और सवालों की बौछार शुरू कर दी। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर कितना परेशान था? वो कहने लगी, सड़क के बीच गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई। एक मेहरबान अच्छे शख्स ने मेरी मदद की, इसकी वजह से गाड़ी ड्राइव करके मैं इधर घर आई हूँ। उसके बाद उसने 5,000 का नोट मेरी हथेली पर रख दिया। 5,000 का नोट देखने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि अगर गाड़ी खराब होती तब 5,000 रुपए बचत न कर पाती। मगर उसके बावजूद उसने 5,000 कैसे बचा लिए? इससे ज्यादा हैरत मुझे अगले दिन हुई जब वो शाम 7 बजे घर वापस लौटी और उसके पास 15,000 रुपए थे। वो खुशी से मुझे बताने लगी कि एक सवारी मिली है जो मुस्तकिल तौर पर शाम 4 से 6 बजे तक मेरी टैक्सी पर सवारी करेगी। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल आई हो। अगले दिन वो मुझे अच्छे से डॉक्टर के पास ले गई। माँ भी खुश थी, लेकिन मैं पता नहीं किस वजह से परेशान था। बस अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका चेहरा अब भी धमक रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि मेरा ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन हो गया तो मैं अगले महीने चलने के काबिल हो जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन का खर्च 3 लाख रुपए है, क्योंकि ये घुटने का ऑपरेशन है जो कि इतना आसान नहीं। घुटने की हड्डी टूट चुकी है और ऑपरेशन न करवाने की सूरत में हालात पहले से भी खराब हो सकते हैं। मेरे सामने ही मेरी बीवी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की डेट बताएं, मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। उसका मुंह तकने लगा। उसके बाद अकेले में मुझसे कहने लगी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब रोजाना मुझे 15,000 रुपए मिलेंगे। मैं इस बात को सुनकर हैरान हुआ कि 2 घंटे का कौन सा मुसाफिर है जो तुम्हें 15,000 रुपए देगा। मेरे सवाल पर वो कहने लगी कि मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मैं मजबूर था, बेकस था, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये रोज के 15,000 रुपए मुझे चुभने लगे। हालांकि मेरा इससे फायदा हो रहा था, जल्दी से पैसे जमा हो रहे थे, ऑपरेशन भी मुकम्मल हो जाता। लेकिन इसके बावजूद मैं हैरान था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। बीवी जब वापस आती तो उसे सोता देखकर उसके चेहरे को गौर से देखता। पता नहीं उसके चेहरे में मैं क्या तलाश कर रहा था। एक मर्द के लिए ये बड़ी आजमाइश होती है कि उसकी बीवी इतने पैसे कहाँ से ले आ रही है, जबकि मुझे इतने पैसे जमा करने में 2 हफ्ते लग जाते थे। हम इज्जतदार लोग थे, गैरत वाले थे, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जिससे खानदान की बदनामी हो। गैरत के नाम पर मैं जान दे भी सकता था और ले भी सकता था, लिहाजा मैं इसलिए परेशान था कि कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से हम में दूरियां पैदा हो जाए। वो जैसे ही घर में दाखिल होती तो नहाने के लिए चली जाती। मेरा दिल जलने लगता था। जब से मेरे साथ ये हादसा पेश आया, मैं बीवी के करीब भी नहीं गया था। कमरे की बजाय सिहन में सोता, वो भी मेरे साथ वाली चारपाई पर सो जाती और दूसरी तरफ मां सोती थी। 3-4 महीनों में
हमारे दरमियान काफी दूरी पैदा हो चुकी थी। गो कि हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक घर में रहने से लाजमी नहीं कि दिल भी एक दूसरे के नजदीक हों। न जाने ऐसा कौन सा काम है जिसमें 2 घंटे के उसे 15,000 रुपए मिलते हैं। एक दिन वो घर लौटी तो उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने नोट किया और उससे पूछा तो उसने कोई जवाब न दिया। कहने लगी, आज गर्मी ज्यादा थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, सर में दर्द है। उसके बाद वो किचन में चली गई और अपने लिए चाय बनाई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी चारपाई पर नहीं थी। दूसरी तरफ देखा तो माँ भी नहीं थी। मैं परेशान हुआ। उसके बाद गौर करने पर पता चला कि कमरे के अंदर मेरी माँ और वो आपस में बातें कर रही हैं। बड़ी ही खामोशी से वो खुसर पुसर कर रही थी ताकि मैं सुन ना लूं। अब मैं बैसाखी की मदद से उनके पास जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा सकता था क्योंकि बैसाखी की आवाज से उनको पता चल जाता कि मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो आपस में बातें करती रही। उसके बाद वापस आने लगी तो मैं जल्दी से बिस्तर पर सो गया। सुबह हुई तो उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और अब मेरी बीवी के साथ मेरी माँ भी टैक्सी में बैठ गई। शाम को जब मेरी माँ और बीवी वापस लौटी तो उनके पास 40,000 रुपए मौजूद थे। अजीबोगरीब विश्व से मेरे दिल में आ रहे थे। मेरे इलाज की खातिर मेरी बीवी और माँ कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी, बस मुझे इस बात की तफ्शीश थी। मेरी माँ तो भोली भाली थी, उसकी दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। 15 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। अब्बा सारी जिंदगी माँ को मारता रहा, जिसकी वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन जाता रहा। मेरी पैदाइश पर वो मौत के मुंह से वापस आई थी। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद दोबारा माँ बनने से हमेशा के लिए महरूम हो गई। ऑपरेशन में डॉक्टर से कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से वो दोबारा माँ न बन सकी। मेरी माँ अब भी जवान लगती थी और खुदा न खास्ता मेरे दिल में जो शक पल रहे थे, अगर वो दुरुस्त साबित हो गए तो जीते जी मैं तो मर जाता। मेरी गैरत इस बात की कभी इजाजत न देती और यह भी हो सकता था कि मेरी माँ और बीवी की जान लेकर मैं खुदकशी कर लेता। बस इन ख्यालात से पनाह मांग रहा था जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। मेरी माँ भोली थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर मैंने माँ से अकेले में पूछ ही लिया कि माँ कल आप कहाँ गई थी? तो वो कहने लगी कि हम टैक्सी चलाने गए थे। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। माँ की चोरी पकड़ चुका था क्योंकि जब भी माँ कुछ छुपाने की कोशिश करती थी तो उसकी जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती थी और आज भी उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसके बाद बीवी से झगड़ने लगा। उससे कहने लगा कि मुझे सच सच बताओ, ये माजरा क्या है? मैं इलाज नहीं करवाना चाहता जब तक तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी। मगर मेरी माँ और बीवी जबरदस्ती मुझे अस्पताल ले गए। मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया। मेरे ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए जमा करवाए। मेरा कामयाबी से ऑपरेशन हुआ। 15 दिन बाद प्लास्टर भी उतार लिया गया, लेकिन चलना अब भी मना था। मेरा ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन दिली तौर पर मैं मुतमईन नहीं था। मगर मेरे ऑपरेशन के बाद भी मेरी बीवी की वही रूटीन रही। रोजाना वो शाम 4 से 6 बजे टैक्सी ले जाती और बदले में हजारों रुपए घर ले आती। मेरे लिए बहुत से फल फ्रूट भी ले आती थी और अद्वियात भी, और इस चीज में माँ उसका साथ दे रही थी। मैं उनके बारे में हकीकत जानना चाहता था क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा था। एक दिन बीवी जैसे ही टैक्सी चलाकर घर जाने लगी तो चुपके से मैं टैक्सी की डिग्गी में बैठ गया। जब मेरी माँ और बीवी यही समझ रहे थे कि मैं वॉशरूम में नहा रहा हूँ क्योंकि वॉशरूम का पानी का नल मैंने खुला छोड़ दिया था। मेरी बीवी टैक्सी ड्राइव करते हुए एक गुंजान आबाद इलाके में चले गए। घर के सामने टैक्सी खड़ी की, फिर दोनों गाड़ी से नीचे उतरी। गटर का ढक्कन रास्ते की रुकावट बन रहा था। बीवी और माँ ने मिलकर उस गटर के ढक्कन को हमवार किया। उसके बाद गाड़ी में दोबारा बैठ गए। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद उन्होंने दोबारा टैक्सी रोकी और उसके बाद एक मकान में दाखिल हुए। डिग्गी से मैं निकला, उनके पीछे चल दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी बीवी और माँ दोनों सर झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। जो चीज मैंने देखी भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मेरी बीवी ने रोकर मुझे बताना शुरू किया कि पहले दिन जैसे ही गाड़ी लेकर मैं बाहर आई थी तो लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाते थे क्योंकि मैंने अपने आप को गूंगा जाहिर किया हुआ था। सब के सामने नहीं बोलती थी क्योंकि अगर बोलती तो पता चल जाता कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। वो मुझे गूंगा समझकर किराया आधा देते थे।
कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। जिस दिन रात के 2 बजे थे उस दिन गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बल्कि मुसलसल मैं सवारियां ले रही थी, मेहनत कर रही थी। एक दफा मेरी गाड़ी में सफेद बुर्के वाली औरत सवार हुई, हमें अपनी रिहाइश पर ले गई। उसके बाद औरत ने मुझसे कहा कि अगर 2 घंटे तुम यहाँ रुक जाओ तो मैं तुम्हें 2 घंटे का 15,000 दूंगी। उसके बाद औरत ने मेरे हाथ में कुछ पम्फलेट दिए और कहा कि आते जाते लोगों में ये तकसीम करने हैं, बस यही काम है। मेरी बीवी को नहीं मालूम था कि उस पर क्या लिखा है, बस वो पम्फलेट बांटती रही। उसके बाद औरत ने कहा कि अब मुझे वापस घर छोड़ दो। मेरी बीवी ने उस औरत को वापस घर छोड़ा। उस औरत के हाथ में 20,000 रुपए थे, जिसमें से 15,000 उसने मेरी बीवी को दे दिए। मेरी बीवी की आंखों में चमक पैदा हुई। ये पैसे बहुत ज्यादा थे। फिर यह सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो मेरी बीवी उस इलाके की गलियों में पम्फलेट तकसीम करती, लेकिन अब वो सड़क पर जाने लगी। मेरी बीवी को तजस्सुस होने लगा कि आखिर इस पर लिखा क्या है। लिहाजा उसने बुरके वाली औरत से पूछा कि पम्फलेट पर क्या लिखा है, तो उसने कहा कि ये जानने की जरूरत नहीं, मैं रोजाना के 15 से 20,000 रुपए तुम्हें देती हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं? एक दिन मेरी बीवी उस औरत के घर गई तो पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके घर में कई औरतों का रश था। मेरी बीवी ने किसी औरत से पूछा कि ये औरत कौन सा काम करती है। कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये पहुंची हुई बुजुर्ग खातून है। ये एक ऐसा तावीज देती है जिसकी बदौलत शौहर बीवी की मुट्ठी में आ जाता है। अगर ये तावीज काम ना करे तो 4 माह में पैसे भी वापस करती है। अब मुझे पता चला कि वो पम्फलेट में क्या लिखा था। वो ये तावीज हमारे जरिए फरोख्त कर रही थी और बेवकूफ औरतें धड़ाधड़ उन तावीजों को खरीद रही थी। वो औरत के तावीज पर अंधा एतमाद कर रही थी। हादसे के बाद मेरी बीवी के दिमाग में ये तरकीब आई कि अगर उस औरत की जगह मेरी माँ ही सफेद बुर्का पहनकर मखसूस जगह पर बैठ जाए तो 1 हफ्ते में अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे। ये मंसूबा काफी हद तक कामयाब रहा। मेरी माँ भी मेरे लिए रजामंद हो चुकी थी। 1 हफ्ते तक मेरी माँ बुरके में मलबूस पीरनी बनकर बैठी रही और 1 हफ्ते में 3 लाख रुपए जमा हो गए। ये वो हकीकत थी जिसकी वजह से मेरी बीवी ने इतने सारे पैसे जमा कर लिए थे। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी माँ और बीवी की वजह से कितनी बदगुमानी में था, मगर अब मैं अपनी बीवी और माँ को जाली तावीज देने से मना कर रहा था, क्योंकि मेरा खुद भी इन चीजों पर बिल्कुल ईमान नहीं था।